वेलकम टू जीआईसी टेक्निकल वाराणसी में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी का एक नया चैप्टर लेकर चलेंगे जिसका नाम है समास, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जिस परीक्षा में हिंदी का सिलेबस हो, समास को हम देखें, इसका संक्षेप अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, ठीक। और परिभाषा की बात करें तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को हम समास कहते हैं, ठीक। चलिए, जैसे राजकुमार, राजकुमार। अब इसमें देखिए दो शब्द हैं, पहला है राज, दूसरा है कुमार। इन दो पदों को मिला करके एक शब्द बनाया गया है राजकुमार, जिसे हम समास कहते हैं, ठीक। दूसरी बात, एक चीज और हम जान लेते हैं, पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है। उत्तर पद एक होता है हमारा समस्त पद, समस्त पद एक होता है समास विग्रह, समास विग्रह। चलिए, अब इसी एक ही एग्जाम्पल से हम इस चारों चीज़ों को समझ लेते हैं, ठीक। देखिए, ये जो राज है ये हमारा पूर्व पद हो गया, या इसे प्रथम पद भी कहते हैं, ठीक। आज जो कुमार हमारा हो गया वो उत्तर पद या द्वितीय पद के नाम से हम जानते हैं। और ये दोनों को मिला दिया गया तो ये क्या हो गया, राजकुमार, जिसको हम समस्त पद के नाम से जानते हैं, ठीक। और इसका समास विग्रह हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो, राजा का कुमार, ठीक। यहां तक बात क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं। अब हम समास को 6 प्रकार के रूप में जानते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि समास को 6 भागों में बांटा गया है। वो क्या क्या है हमारा, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, ठीक। क्लियर हो गया। और हमारा एक आता है कर्मधारय समास, ठीक। ये 6 प्रकार के समास होते हैं। और इसे समझने के लिए हम कुछ ऐसे बातें होंगे जिसे हम बताएंगे, और उसे आप ध्यान से देखिएगा और उन्हीं कुछ शब्दों से आप समास को पहचान सकते हैं, या पहचानने में आपको सहायता मिलेगी, ठीक। चलिए शुरू करते हैं हम। पहली बात पहले नंबर की हम बात करते हैं, 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं, जिसको हम कहेंगे क्या, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, ठीक। इसको हम देखें, अगर परिभाषा की बात करें तो इसका पूर्व पद प्रधान और अव्यय, और पूर्व पद अव्यय होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक। लेकिन हम परिभाषा के रूप में इसे नहीं देखेंगे। कारण क्या है कि परिभाषा हमारे मायने में नहीं रहता है उतना, इसको हम उपसर्ग के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक। कह सकते हैं कि जिन शब्दों में उपसर्ग लगा हो वो शब्द क्या हो जाएगा, या वह वाक्य क्या हो जाएगा, वह वाक्य अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे हम कहें जीवन, जीवन में उपसर्ग जोड़ दें आ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, आजीवन। ये कौन सा समास में आएगा, तो ये आएगा हमारा अव्ययी भाव समास में। क्लियर। चलिए, वो कौन से उपसर्ग हैं जिसको लगाने से हमें ये क्लियर हो जाएगा कि यह अव्ययी भाव समास होंगे, उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक। चलिए देखिए, कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको हम लगाने से या जानने से
अव्ययी भाव को समझने में हमें आसानी होगी या उसे हम आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, यथा, प्र, प्रति, ठीक, आ, है ना, ये सब हमारे क्या है? अन, भर, ठीक, ये सब हमारे क्या है? उपसर्ग है ना। अगर किसी वाक्य में, शब्द में ये उपसर्ग आते हैं तो उसे बेझिझक या कह सकते हैं उसे हम कि बिना कुछ सोचे अव्ययी भाव समास पर हम टिक कर देंगे। 100% ये सही होगा। चलिए, इसके कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें तो भरपेट, भरपेट, आजीवन, ठीक, भरपेट आजीवन, और प्रतिदिन, ठीक, ये हमारे क्या हो गए? अव्ययी भाव समास के उदाहरण हो गए। अब इसमें जैसे इसमें भर, ये जो भर क्या है? हमारा उपसर्ग लगा है। किसमें लगा है? पेट में। पेट में अगर भर उपसर्ग लग गया तो इसको हम भर पेट कहेंगे, जो कि हमारा अव्ययी भाव समास होगा। दूसरा, जीवन में आ उपसर्ग जुड़ गया है और हो गया है आजीवन। तीसरा में दिन में प्रति जुड़ गया है तो ये हो गया है प्रतिदिन। क्लियर? चलिए, अब अव्ययी भाव समास को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसमें बस एक ही चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हम उपसर्ग को लेंगे या उपसर्ग से बने नए शब्द को ही समझेंगे और कहेंगे कि ये हमारा अव्ययी भाव समास होगा। इसमें कोई संकोच नहीं होनी चाहिए। चलिए, अव्ययी भाव समास क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। हमारा क्या होता है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। चलिए, इस पद में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है, ठीक। लेकिन इसे भी हम परिभाषा के आधार पर नहीं समझेंगे। इस पे हम क्या समझेंगे? इसको कारक के आधार पर समझेंगे। जैसे 8 प्रकार के कारक होते हैं का, की, के, स, अपदान में। जैसे कि के लिए, से, ये हमारे क्या हो गए? कारक हो गए। और इन्हीं के आधार पे हम तत्पुरुष समास को समझेंगे, विग्रह करेंगे। और इसको विग्रह जब तक नहीं करेंगे हम समझ नहीं पाएंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। चलिए, क्या है वो? सेवा मुक्त, ठीक। 2 शब्द हैं, एक सेवा है और एक मुक्त है। इसका हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेवा से मुक्त, सेवा से मुक्त अलग की बात कर रहा है, यानी अपादान की बात कर रहा है। अगर हम कहें अपादान तत्पुरुष इसमें मौजूद है, क्योंकि ये अलगाव की बात कर रहा है। और इसमें जो कारक होंगे वो हमारे होंगे जैसे का, के लिए, को, से, पर,
ये हमारे क्या हो गए, कारक हो गए। और इन्हीं कारक के आधार पर ही हम तत्पुरुष समास को समझ सकते हैं। इसका 2-4 एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। देखिए, रंगमंच, क्या है, रंग मंच, ठीक, सेवा मुक्त, ठीक। ये हमारे क्या हो गए, कुछ और ले लेते हैं, राजकुमार, ठीक, वनवास, इतना से समझ लेते हैं, इतना काफ़ी है समझने के लिए। देखिए, अब इसमें हम बात करें रंगमंच में, तो इसका हम समास विग्रह करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रंग के लिए मंच, ठीक, और सेवा मुक्त का हम समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा सेवा से मुक्त, ठीक। क्या हो जाएगा, रंग के लिए मंच, सेवा मुक्त का समास विग्रह हो जाएगा सेवा से मुक्त, ठीक। ये हो जाएगा हमारा राजा का कुमार, ठीक। अब वनवास, वन के लिए वास, है ना, श्री राम वनवास लिए थे ना, वही बात हो रही, वन के लिए वास, ठीक। चलिए, ये हमारा क्या हो गया, इसमें कर्ता का लोप हुआ है, जैसे इसमें के लिए हुआ है, इसमें से का लोप हुआ है, इसमें का लोप हुआ है, और इसमें के लिए का लोप हुआ है, ठीक। कर्ता के आधार पर हम तत्पुरुष समास को पहचान सकते हैं, और इसी को ही ध्यान में रखिएगा। जब किसी एग्जाम में कोई चीज़ आ गया तो हम उसका क्या करेंगे, सबसे पहले उसका समास विग्रह करेंगे, और जब समास विग्रह करेंगे तब हमें क्लियर होगा कि ये कौन सा समास है, ठीक। अगर उसमें उपसर्ग जुड़ा है तो अव्ययी भाव समास हो गया, अगर कारक जुड़ा है तो हमारा तत्पुरुष समास हो गया, ठीक, क्लियर है ना। अगर उसमें प्रधानता की दृष्टि से दोनों पद समान हैं, ठीक, और दोनों पद एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक, तो हमारा द्वंद्व समास हो गया, ठीक। और अर्थ की दृष्टि से अगर अलग हो गया तो हमारा बहुव्रीहि समास हो गया। तो तब हमें पता चलेगा जब हम किसी पद का समास विग्रह करेंगे, ठीक। चलिए, उम्मीद करता हूं कि यह भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। ठीक, अब हमारा आता है कर्मधारय समास। क्या आता है, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, ठीक। चलिए, अगर हम इसमें देखें तो इसमें दोनों पद प्रधान होता है और विशेष और विशेषण की बात होती है। यानी क्या होता है कि एक प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है कि ये इस वजह से प्रसिद्ध है, ठीक। जैसे हम कहें विशेष, विशेष और विशेषण,
इन दो बातों को ध्यान में रखिएगा, ठीक। परिभाषा पर मत जाइए, इन दो बातों को दिमाग में बैठा लीजिए कि हमें समझने के लिए इसके लिए क्या आवश्यकता है। तो हम विशेष और विशेषण की बात करेंगे और उसी से समझेंगे कि जो हमारा कर्मधारय समास होता है उसका या उसे पहचानने के लिए क्या करना होगा, ठीक। चलिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, क्या होते हैं, नीलांबर, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें नील की बात यानी नीला की बात हो गई, रंग की बात हो गई, और अंबर मतलब आकाश की बात हो गई, ठीक। देखिए यहाँ क्या हो गया, अंबर हमारा एक विशेषण है और नीला क्या है, हमारा एक विशेष है, ठीक। यानी कि अंबर की विशेषता बता रहा है कि यह कैसा है, नीला है। क्लियर। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं उसे समझने के लिए, ठीक। नीलकमल, नीलकमल, ठीक। यानी कह रहा है कि कमल कैसा है, तो वह नीला है, ठीक। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में थोड़ा अंतर समझने में बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। कारण क्या होता है कि अगर हम देखें तो इसको भी हम बहुव्रीहि समास कह सकते हैं। कैसे, इसके अर्थ के आधार पर, ठीक है ना, इसके अर्थ के आधार पर, लेकिन यहाँ पर हम अर्थ के आधार पर नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ हम कर्मधारय समास के बारे में जानते हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक काली मिर्च, काली मिर्च, ठीक। लाल मिर्च, लाल मिर्च, ठीक। ये क्या हो गया, हमारा विशेष और विशेषण की बात करता है कि क्या होगा, विशेषण की विशेषता बताता है और कहता है कि मिर्च कैसी है, तो लाल है, मिर्च कैसी है, तो काली है, कमल कैसा है, नीला है, ठीक। इस आधार पे हम इसको पहचान सकते हैं। क्लियर। उम्मीद करता हूं कि इसको आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम आते हैं बहुव्रीहि समास पर, जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे थे कि कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास को समझने में थोड़ा बहुत कठिन होता है, लेकिन हम उसको परिभाषा और अर्थ के आधार पर अलग अलग रूपों में देखेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक। जैसे बहुव्रीहि समास की बात अगर हम करें तो कहा जाता है कि दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने नए शब्द को किसी अन्य तीसरे शब्द के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं या प्रयोग करते हैं, वो हमारा बहुव्रीहि समास कहलाता है, ठीक। जैसे इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल है लंबोदर, लंबोदर, ठीक। इसमें भी दो शब्द हैं, क्या है वो, लंबा में प्लस जुड़ गया है उदर, ठीक। ये दो शब्द हैं, लंबा उदर, दोनों को मिलाकर बना है लंबोदर, ठीक। और हम इसको एक तीसरे अर्थ के रूप में जानेंगे, जिसे इसका अर्थ निकालेंगे लंबोदर, अर्थात जिसका लंबा उदर हो, जिसका संज्ञा हम देते हैं भगवान गणेश को, ठीक। पीतांबर है ना, बोलते हैं ना, पीतांबर, जिसका पीत है अंबर, अर्थात भगवान विष्णु। और एग्जाम्पल अगर हम इसका लेते हैं तो चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर अर्थात जिसके शिखर पर चंद्र हो, ठीक, जिसको हम कहते हैं भगवान शिव। यहाँ पर अगर देखा जाए बहुव्रीहि समास में तो ज़्यादातर देवी देवताओं का ही नाम मिलेगा, अर्थ की दृष्टि से देवी देवताओं का ही
नाम मिलेगा और उससे हमें और आसानी होती है समझने के लिए कि अगर कोई देवी देवता या किसी विशेष की बात की गई है तो वो बहुब्रीहि समास होगा। उम्मीद करता हूँ कि बहुब्रीहि समास भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। द्विगु समास की बात करते हैं हम। द्विगु समास, ठीक। द्विगु समास के बारे में हम क्या करेंगे कि ये संख्यावाचक होती है, यानी कि इसका जो उपसर्ग है या प्रथम पद है वो संख्या से स्टार्ट होती है और इसे समझने में बहुत ही आसानी होती है। जैसे हम बोले एग्जाम्पल में त्रिमुहानी, त्रिमुहानी नहीं बोलेंगे, त्रिमुहानी नहीं बोलेंगे, त्रिमुहानी, त्रिमुहानी, ठीक। चौराहा, दोराहा, ठीक। दशानन, ठीक। यानी कि त्रिमुहानी यानी तीन मुंहों वाला। चौराहा का मतलब चार राहों वाला, दो राह का मतलब दो राहों वाला और दशानन का मतलब 10 मुख वाला। अब देखिए इसमें थोड़ा विवाद रहता है। दशानंद में विवाद इस बात का रहता है कि इसे कर्मधारय के रूप में, समास के रूप में भी इसे जाना जाता है। ये कर्मधारय समास का भी उदाहरण है और बहुब्रीहि समास का भी उदाहरण है। लेकिन एग्जाम में अगर आ जाए तो मैक्सिमम इसको बहुब्रीहि समास ही मारा जाता है और आयोग भी इसी को मानता है। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि द्विगु समास भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है हमारा द्वंद्व समास, ठीक। द्वंद्व समास देखिए, इसमें प्रधानता की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों पद प्रधान होते हैं और एक दूसरे के पूरक होते हैं, या कह सकते हैं कि एक दूसरे के विलोम होते हैं। एक और अर्थों में हम समझ सकते हैं कि एक दूसरे के द्वंद्वी होते हैं या झगड़ापन के रूप में होते हैं। जैसे लेते हैं माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, ठीक। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसके बीच में एक योजक का चिन्ह लगा रहता है जो एक दूसरे के पूरक बनाता है या एक दूसरे से जुड़े रहता है। समझ में आ गया बात? ये उदाहरण हो गए हमारा द्वंद्व समास के। ये 6 प्रकार के समास के बारे में हमने आपको बताया। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ध्यान ये देना है इसको हम विलोम की अवस्था में देखेंगे। द्वंद्व समास को हम विलोम के रूप में देखेंगे और योजक चिन्ह पर ध्यान देंगे। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें योजक चिन्ह होते हुए भी वह द्वंद्व समास नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए बार बार, क्या होते हैं? बार बार, ठीक। सामने सामने, सामने सामने, है ना। कुछ इस प्रकार के शब्द होते हैं जिनका कि क्या होता है, द्वंद्व समास के रूप में नहीं गिना जाता है। कारण ये है कि ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है, अर्थात एक दूसरे का विलोम की अवस्था में नहीं है। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम अव्ययी भाव समास के रूप में जानते हैं, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि समास आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आपके पास।